सुप्रभातम। शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्षस्य सर्वेभ्यो छात्राध्यापकेभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैविध्य शिक्षा चैनल माध्यमेन भवन्तः सर्वेषां सुस्वागतम्। अद्य वयं शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्षस्य छात्राः अंतर्गते षष्ठम संस्कृत प्रश्नपत्रस्य विषये अहम विस्तृत अध्ययनं करिष्यामः। तो सर्वप्रथमं संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानि कानि सन्ति तेषां विषये वयं चर्चा कुर्मः। तत्पश्चात् तस्य अंतर्गते संस्कृत शिक्षणस्य अनिवार्य उद्देश्यानि कानि सन्ति, व्यक्तित्व विकासस्य त्रय पक्षाः सन्ति। तेषु प्रथमं संज्ञानात्मक पक्षः, द्वितीयं भावात्मक पक्षः, तृतीयं संक्रियात्मक पक्षः। अस्मिन् विषयोपरि चर्चां कुर्मः वयं। तस्मिन् प्रकारेण संस्कृत शिक्षणस्य त्रय स्तराः भवन्ति। तेषु प्रथमं प्रारम्भिक स्तरः, द्वितीयं माध्यमिक स्तरः, तृतीयं च उच्च स्तर। तो प्रारंभिक स्तरे संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानि कानि तेषां चर्चा कुर्मः वयं। सर्वप्रथमं वयं जानीमः यत् उद्देश्यं किं भवति। उद्देश्यं किं भवति इति जिज्ञासायाम् उच्यते यत् उत उपसर्गपूर्वकं दिश धातोः रेत प्रत्यय कृते उद्देश्यम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः जायते, यस्य अर्थो भवति दिशा निर्देश करणं, दिशायाः निर्देशकरणं। सारांश रूपेण वयं कथयितुं शक्यते यत् तानि उद्देश्यानि भवन्ति यानि दिशां दर्शयन्ति, लक्ष्यं प्रति प्रेरयन्ति च। सामान्यतः उद्देश्यस्य पूर्तिः दीर्घकालीना प्रक्रिया अस्ति, यस्य उद्देश्यस्य पूर्णतायाः अपूर्णतायाः वा वस्तुनिष्ठतया सह मूल्याङ्कनं न कर्तुं शक्यते। उद्देश्यं दिशामात्रस्य सूचकम् एव भवति, अतः मापनयोग्यः अपि नास्ति। उद्देश्यानि उद्देश्यानि व्यापकानि भवन्ति। कानि भवन्ति? उद्देश्यानि व्यापकानि भवन्ति। यथा उद्देश्य विहीना शिक्षा तस्याः नौकायाः समाना वर्तते, यस्याः नाविकः स्वनिर्दिष्ट स्थानात् अनभिज्ञः अस्ति, अतः लक्ष्यात् पूर्वम् एव पथभ्रष्टः जायते। प्रत्येक विषयस्य कानिचन उद्देश्यानि निर्धारितं क्रियते, तेषाम् आधारे च पाठ्यक्रमस्य निर्माणं भवति। लक्ष्यम् एकं विस्तृतं सम्प्रत्ययम् अस्ति। व्यक्तित्वस्य मुख्यतः त्रय पक्षाः सन्ति। तेषु प्रथमं संज्ञानात्मक पक्षः, द्वितीयं भावात्मक पक्षः और तृतीयं संक्रियात्मक पक्षः। तो सर्वप्रथमं वयं दृश्यामः कि संज्ञानात्मक पक्षः कः भवति। अस्मिन् विषये वयं चर्चां कुर्मः। अस्मिन् पक्षे ज्ञानस्य प्रमुख उद्देश्यम् अस्ति। संज्ञानात्मक पक्षस्य मुख्य उद्देश्यं किं भवति? ज्ञानस्य प्राप्ति प्रमुख उद्देश्यं भवति। अत्र ज्ञानम् अर्थ ग्रहण अभिव्यक्तात्मक उद्देश्यानां कृते स्थानं भवति। पाठ्य सामग्री रूपे साहित्यस्य व्याकरणस्य सूक्तीनां विषयवस्तूनां समावेशः भवति। द्वितीय पक्षः भावात्मक पक्षः। अस्य पक्षस्य सम्बन्धः मुख्यतः भावनाभिः सह वर्तते, अतः पक्षे अस्मिन् हृदय तत्त्वस्य प्रमुखता मन्यते। व्यक्तित्वस्य
अस्य पक्षस्य स्वर्धि अर्थम संस्कृत भाषायाः अंतर्गते अभिरुचेः अभिवृतेः उद्देश्यानां निर्धारणं जायते। एतैः उद्देश्यैः कल्पना भावना चिन्ताशक्तेः च विकासः भवति। तृतीयः पक्षः अस्ति संक्रियात्मक पक्षः। संज्ञानात्मक भावात्मकयोः पक्षयोः क्रियात्मक रूपम् एव संक्रियात्मक पक्षं कथ्यते। शिक्षण उद्देश्येषु संक्रियात्मक दृष्ट्या एव कौशलम् उपायोजनां च स्वीक्रियते। यथा कथ्यते यत् ज्ञानं भारः क्रियां विना, अर्थात क्रिया के बिना जो ज्ञान है वो भार के समान माना गया है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए, व्यक्त करने के लिए उसमें क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है। इत्युक्ते आधारे अनेन उद्देश्येन छात्रेषु नूतन कौशलस्य विकासः भवति। अग्रे संस्कृत शिक्षणस्य त्रय स्तराः भवन्ति। तेषु प्रथमः प्रारंभिक स्तर। यह स्तर है कक्षा 6 तः 8वीं पर्यन्तम। द्वितीय माध्यमिक स्तर है, यह कक्षा 9वीं तः 12 कक्षा पर्यन्तम पर चलती। और तृतीय अंतिम च उच्च स्तर है, महाविद्यालय संबंधित है कक्षासु। अतः वयम् अग्रे प्रारंभिक स्तरे संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानि कानि भवन्ति तेषु विषये चर्चां कुर्मः वयम्। प्रारंभिक स्तरे कक्षा 6, 7, 8 कक्षायाः बाल्य अवस्थायाः अंतिम भागे किशोरावस्थायाः च प्रारंभिक भागे भवन्ति। अत्र मानसिक दृष्ट्या बालकस्य मनसि द्वन्द्वो विद्यते। अतः तस्य कृते उचित आदर्शानाम् आवश्यकता भवति। संस्कृत साहित्ये च आदर्शेन परिपूर्णः जायते। अतः यदि छात्रान् उचिता प्रेरणा प्रदीयते तदा ते संस्कृत भाषा मनोयोगेन पठिष्यन्ति। इदं दातव्यम् अपि अस्ति यत् अयं छात्राणां संस्कृत अध्ययनस्य प्रारंभिक कालः। अतः अधिक अपेक्षा न करणीया। अस्मिन् स्तरे छात्राः संस्कृतेन पठने अवबोधने च समर्थाः भवेयुः इत्येव आशा सन्तुष्टिप्रदाः। स्तरे अस्मिन् संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यानि संक्षेपेण इत्थं प्रकारेण वयं वर्णयितुं शक्यते। तो प्रारंभिक स्तरे यह संस्कृत शिक्षण उद्देश्यानि महत्वपूर्णाः सन्ति। तेषु अध्ययनम् अद्य वयं कुर्मः। तेषु प्रथमं छात्राः संस्कृत भाषायाः सरल पद्यानि पठने समर्थाः भवेयुः। कहते हैं कि अनिवार्य संस्कृत शिक्षण में जो प्रारंभिक स्तर है, जो हमारा 6 से 8वीं कक्षा पर्यंत माना जाता है, तो उसमें कह रहे हैं कि पहला जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है कि छात्र संस्कृत भाषा के जो सरल पद्य हैं उनको पढ़ने में समर्थित होंगे या उनको आसानी से पढ़ सकेंगे। द्वितीय जो है उसमें कह रहे हैं छात्राः संस्कृत श्लोकानां सस्वर शुद्धोच्चारणे समर्था भवेयुः। छात्र जो है वो संस्कृत श्लोकों का सस्वर का तात्पर्य यहाँ पर कि छात्र उसका छंद में अनुवाद कर सके तथा यति गति आरोह अवरोह उसका भी उसे ज्ञान हो सके। तृतीय जो उद्देश्य है उसमें कहा गया छात्रा के सांचन संस्कृत श्लोकानां कंठस्थी करने सक्षमः योग्यः वा भवेयुः। इससे कुछ छात्र जो है वो संस्कृत श्लोकों को कंठस्थी करने में भी यानी स्मरण करने में भी सक्षम होंगे। आगे छात्राः
कंठस्थीकृत श्लोकान अपि लेखितुं समर्थः भवेयुः। कंठस्थ किए गए जो श्लोक हैं उनको भी छात्र लिखने में सक्षम होंगे। अग्रे मातृभाषायाः सरल वाक्यानां संस्कृत भाषायाः संस्कृत भाषायाम अनुवाद करने योग्यः भवेयुः। और वो छात्र मातृभाषा के जो सरल वाक्य हैं, यथा स गच्छति, रामाय विद्यालयं गच्छति, यथा अस्मिन् प्रकारेण मातृभाषायाः सरल वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करने में सक्षम होंगे। अग्रे संस्कृत पद्यानां च स्वमातृभाषायां अनुवाद करने समर्थः भवेयुः। तो इस प्रकार से हमने जो अनिवार्य संस्कृत शिक्षण के जो प्रारंभिक स्तर के संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको पढ़ा। आगे जो माध्यमिक स्तर है, उस माध्यमिक स्तर के जो संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। तो पहला जो उद्देश्य है उसको हम देखते हैं कि संस्कृत श्लोकानां उचित लय, गति, आरोह, अवरोह, मात्रा पूर्वकम उच्चारण करणम। अर्थात माध्य जो अनिवार्य उद्देश्य हमने प्रारंभिक स्तर में पढ़े हैं उनके आधार पर जो संस्कृत श्लोक हैं उनका उचित छंदबद्ध छात्र जो है उच्चारण कर सकेंगे। दूसरा जो मुख्य रूप से जैसे शिखरणी है, मालिनी है, इंद्रवज्रा है, अनुष्टुप है इत्यादि जो छंद हैं उनका भी ज्ञान उससे हो सकेगा। तो कहते हैं छात्रान संस्कृत साहित्यम प्रति प्रोत्साहन करणम। इससे क्या होगा कि छात्रों में जो संस्कृत है, जो सर्वेषां भाषाणां जननी अस्ति, उस जननी के प्रति उनको प्रोत्साहन हो सकेगा। छात्राणाम संस्कृत शब्दकोश से वृद्धि करना, तो छात्रों के संस्कृत शब्दों का जो कोश है उसमें भी वृद्धि हो सकेगी। आगे मातृभाषायाः सरल अनुच्छेदान संस्कृत भाषायाम अनुवाद करने से योग्यतायाः उत्पादनम। अर्थात मातृभाषा के से संस्कृत भाषा में अनुवाद करने की जो योग्यता है वो भी छात्रों में विकसित होगी। आगे संस्कृत भाषायाम संक्षिप्त निबंध लेखन से योग्यता उत्पादनम, प्रार्थना पत्र आदि लेखन से चापि योग्यतायाः उत्पादनम भविष्यति। और जो अंतिम जो स्तर है वो है उच्च स्तर। तो इसमें कह रहे हैं कि उच्च स्तर संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य है कि उच्च स्तर पर हमारा ये जो संस्कृत शिक्षण है, संस्कृत जो विषय है उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो इसमें पहला जो उद्देश्य है उसमें बताया गया है सर्वविध श्लोकानां सस्वर आरोह अवरोह पूर्वकम उच्चारण से योग्यता उत्पादन। कह रहे हैं कि सभी प्रकार के सभी सर्वविध श्लोका नाम का तात्पर्य है कि किसी भी छंद में प्रयुक्त श्लोक क्यों न हो उसका उच्चारण करने में, उसके बाद उसकी पहचान करने में छात्र समर्थ हो जाएगा। और वो है किसी भी छंदबद्ध श्लोक का स्वस्वर आरोह अवरोह पूर्वकम उच्चारण से योग्यता उत्पादन, उसकी उच्चारण की योग्यता बढ़ेगी। और दूसरा बता रहे हैं सर्वविध गद्य खंडा नाम गति लय आरोह अवरोह पूर्वकम आदर्श उच्चारण से शुद्ध उच्चारण से क्षमता प्रदान। तृतीय जो उद्देश्य है उसमें बता रहे हैं संस्कृत भाषा संस्कृत साहित्यम च प्रति अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना। अनुसंधानात्मक खोज करना, अलग अलग खोज करना
मातृभाषाया सर्वविध वाक्यानाम संस्कृत अनुवाद करना। और उच्च स्तर पर आते आते छात्रों में अपनी संस्कृत भाषा के प्रति इतना विकास हो जाता है कि वो किसी भी प्रकार का कोई भी वाक्य हो उसको अनुवाद संस्कृत भाषा में अनुवाद उसका कर सकते हैं। अग्रे संस्कृत भाषायां पत्र लेखनम, निबंध लेखनम, संवाद प्रेक्षण इत्यादि नाम योग्यता नाम विकास करणम। और अंतिम जो है वो है आवश्यकता अनुसारम उचित अवसरेषु संस्कृत भाषणस्य योग्यताया उत्पादन। देखिएगा उच्च स्तर तक छात्र में अपने विषय के प्रति इतनी प्रगाढ़ता आवश्यक रूप से आ जानी चाहिए कि वो कहीं भी परिस्थिति के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सके। आगे अन्य जो कुछ और भी उद्देश्य हैं जिनको हम निर्देशात्मक उद्देश्य यानी कथ्यन्ते हैं, निर्देशात्मक उद्देश्य कहते हैं। उन निर्देशात्मक उद्देश्यों में पहला जो उद्देश्य है वो है जीवन मूल्यानाम प्राप्ति करना। कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा शिक्षणम मुख्य रूपेण शिक्षायाः सर्वश्रेष्ठ उपागमः अस्ति। अनेन मानवे नैतिक मूल्यानां, जीवन अनुभवानां, सांस्कृतिक मूल्यानां, सामाजिक मूल्यानां च प्राप्तिर्भवति। एतेषां मूल्यानां उपयोगितायाः विषय शिक्षकानां निर्देश आधारे पूर्ण क्रियते। व्यवहारिक शिक्षकानां निर्देश आधारे छात्राः स्वजीवने एतेषां मूल्यानां गृहीत्वा मानव आदर्शानां स्थापना कर्तुं शक्नुवन्ति। द्वितीय जो निर्देशात्मक उद्देश्य है उसमें हम देखते हैं रचना क्षेत्रे विभिन्न रूपाणां ज्ञानम। अर्थात कह रहे हैं कि अनिवार्य संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत रचना कार्य विभिन्न रूपों में ज्ञान, विभिन्न रूपों में जो ज्ञान है वो विद्यार्थी ने आवश्यकम अस्ति, विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। यथा कथा, आत्मकथा, पत्र लेखनम इत्यादि नाम ज्ञानम निर्देशात्मक उद्देश्यानाम आधारे एव भवति। तृतीय जो उद्देश्य है वो है भाषाया शुद्ध वाचन। कह रहे हैं कि अनिवार्य भाषा शिक्षण में शुद्ध वाचन का जो महत्व है वो विशेष बताया गया है। कह रहे हैं शुद्ध वाचनाय अशुद्ध वाचन निवारणाय च स्वराघात, बलाघात, आरोह, अवरोह, यति, विराम, गति, स्वर इत्यादि संबंधे विद्यार्थिनां पदे पदे आध्यात्मिक निर्देश अपेक्षित भवति। चतुर्थ जो उद्देश्य है वो है भाषाया शुद्ध लेखनम। तो कह रहे हैं अनिवार्य संस्कृत शिक्षणे शुद्ध लेखनस्य अपि विशेष स्थानं वर्तते। संस्कृत भाषाया तो शुद्ध लेखनम नितान्तः आवश्यकं वर्तते। संस्कृत भाषा लेखनाय विराम चिह्नानां, अनुस्वारस्य, हलन्तस्य, विसर्गस्य इत्यादीनां च अध्यापकीय निर्देशः वांछनीयः वर्तते। सुलेख अभ्यासस्य लेख त्रुटि निवारणाय च वर्ण विन्यास विषय अध्यापकीय आदेशानां निर्देशानां आवश्यकता भवति। पांचवा जो उद्देश्य है वो बता रहे हैं अर्थग्रहणस्य योग्यता प्रदान करना। कहते हैं कि यदि विद्यार्थीषु अर्थग्रहण क्षमता नास्ति चेत भाषा शिक्षणम व्यर्थम भवति। इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे में अर्थग्रहण करने की क्षमता है वो आवश्यक रूप से होनी चाहिए। अगर अर्थग्रहण करने की क्षमता नहीं है तो वो जो भाषा शिक्षण है वो व्यर्थ होता है। तो कह रहे हैं अर्थग्रहणम भाषा शिक्षण से आत्मा मन्यते। क्या कह रहे हैं देखिएगा कि अर्थ ग्रहण करना भाषा शिक्षण की आत्मा माना जाता है। अनया दृष्टिया उद्देश्यम इयम अति महत्वपूर्णम वर्तते। अर्थ ग्रहणम द्विविधम भवति। प्रथमम
श्रुत्वा द्वितीयम च पठित्वा च। देखिए दो प्रकार का अर्थ ग्रहण बताया है। इसको एक तो हम क्या करते हैं, सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, और दूसरा है पठित्वा यानी पढ़ करके हम अर्थ ग्रहण करते हैं। तो कहते हैं इत्थम श्रवणम पाठ्य सामग्री माध्यमेन भवति तेन सह शिक्षक निर्देशन एवं सदुपयोग भवति। आगे जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं भाषा शिक्षणे साहित्य शिक्षणे च रुचि उत्पादन। अनिवार्य संस्कृते भाषा शिक्षणं संबंधितं साहित्यं प्रति अपि रुचि जागृतः भवति। रुचि जागरणे पाठ्यपुस्तकानि तु अपेक्षितानि सन्ति एव। अनेन सह अध्यापकीय निर्देशन उक्त विषयेषु अन्वेषणं संभवं भवति। तो इस प्रकार से हमने जो अनिवार्य संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य हैं वो पढ़े। उसके बाद में जो निर्देशात्मक उद्देश्य हैं कुछ महत्वपूर्ण, उनके बारे में आपको बताया गया। अब आगे जो व्यवहारिक उद्देश्य हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उनमें सबसे पहला जो व्यवहारिक उद्देश्य आता है वो है भावाभिव्यक्ति करना। देखिएगा संस्कृत शिक्षण में ये जो व्यवहारिक उद्देश्य है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। कह रहे हैं कि भाषा मूल आधारम वर्तते भावाभिव्यक्ति ही, कि भाषा का मूल आधार जो है वो किसे बताया गया है, भावों की अभिव्यक्ति को, आपके कि आप अपने भावों को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अतः व्यवहारिक दृष्टया भावाभिव्यक्त है अपेक्षा न कर्तुं शक्यते। अतः छात्रेषु सरल वाक्य निर्माणं, शुद्ध पठन शब्द प्रयोग, प्रासंगिकता, प्रवाहिता, विषय वस्तु क्रमबद्धता प्रस्तुतिकरणे अपेक्षिता भवति। अतः छात्राणां मनसि संस्कृतं प्रति भावाभिव्यक्ति भवितुं शक्यते। द्वितीय उद्देश्यमस्ति जीवन मूल्यानां प्राप्तिकरणं। कहते हैं कि संस्कृत भाषा शिक्षण माध्यमेन अनेकानां जीवन मूल्यानां प्राप्ते अपेक्षा भवति। यतोहि संस्कृत भाषा सांस्कृतिक जीवन मूल्य परिपूर्णा भाषा वर्तते। अतः एतेषां जीवन मूल्यानां स्व मानव जीवनं ग्रहणं कृत्वा स्व जीवन व्यवहार रूपेण परिणितं कर्तुं शक्नुवन्ति छात्राः। तृतीयम् उद्देश्यमस्ति साहित्यं प्रति संवेदनशीला अभिरुचि करणं। कथ्यते संस्कृत शिक्षण माध्यमेन छात्राणां मनसि भाषां प्रति रुचि भावना जागृतो भवति एवं विषय वस्तुनः आधारे साहित्य रुचि उत्पन्ना भवितुं शक्नोति। तृतीयमस्ति शुद्ध वाचनस्य शुद्ध लेखनस्य च क्षमता विकास करना। देखिएगा यह भी जो व्यवहारिक उद्देश्य है संस्कृत शिक्षण में महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें क्या बता रहे हैं, शुद्ध वाचन और शुद्ध वाचनम च शुद्ध लेखनम। कह रहे हैं शुद्ध वाचन और शुद्ध लेखन। संस्कृत भाषा में अगर हम शुद्ध रूप से उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं और शुद्ध रूप से लिख भी नहीं सकते हैं तो हमारा जो ज्ञान है वो शून्य माना जाता है। तो अनिवार्य संस्कृत भाषा शिक्षण से उद्देश्यमस्ति यत् शुद्धम लेखितव्यम शुद्धम पठितव्यम। यदि छात्रः अशुद्धम पठिष्यति चेत् अशुद्धम लेखिष्यति अपि। अतः पठन लेखयोः उभयोरपि व्यवहारे महत्वं वर्तते। अतः अनिवार्य भाषा शिक्षणस्य मापनीयो उद्देश्यानि कानि सन्ति। तो प्रथममस्ति छात्रेषु सरल संस्कृतं श्रुत्वा अर्थग्रहणस्य योग्यता प्रदान करणं। द्वितीयं च छात्रेषु
सरल संस्कृतं पठित्वा अर्थगणनस्य योग्यता प्रदान करणं। तृतीयं छात्रेषु शुद्धवाचनस्य शुद्धलेखनस्य क्षमता उत्पादनं। चतुर्थं संस्कृततः मातृभाषायाम् अनुवाद करने से योग्यतायाः उत्पादनम्। और अंतिम है भाषा तत्वानां ज्ञान प्राप्ति करणं, यानी भाषा के जो भी तत्व हैं उनके बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। अब आगे बता रहे हैं अनिवार्य संस्कृत शिक्षण से अमापनीय उद्देश्यानि कानि भवन्ति। प्रथम विषय वस्तु ज्ञान करणं। क्या कह रहे हैं कि छात्राः पाठार्थानां रटनं कुर्वन्ति, कि जो पाठ में जो विषय वस्तु होती है उसको रटन विद्या करते हैं उसकी। वो न ज्ञायते यत्र छात्रेषु विषय वस्तुना ज्ञानम अभवत नैवा, अतः केवलम विषय वस्तुनः माध्यमेन अपेक्षित मूल्यांकनम न कर्तुम शक्यते। द्वितीय है पाठ्येतर प्रवृत्तयः है। तो बता रहे हैं कि पाठ्येतर प्रवृत्ति माध्यमेन शिक्षार्थिनां शिक्षायाः प्रदर्शनं तु भवन्ति, परन्तु केवलं तेषां प्रवृत्तीनां माध्यमेन न ज्ञायते यत् छात्रः भाषा शिक्षणे कियतः दक्षः अस्ति न वा इति कांचन अभिवर्तय अपि। यद्यपि मूल्यांकनस्य विषय वर्तन्ते परंतु स्पष्ट मूल्यांकनम न भवति। अतः आज हमने शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को अर्थात कहे कि छात्र अध्यापक और अध्यापिकाओं को संस्कृत शिक्षण का जो आपका छठा पत्र है उसके जो प्रथम इकाई है संस्कृत शिक्षण के अनिवार्य उद्देश्य है और प्राथमिक माध्यमिक और उच्च स्तर माध्यमिक शिक्षण के जो उद्देश्य है उनके बारे में, निर्देशात्मक जो उद्देश्य है उनके बारे में, अमापनीय जो उद्देश्य है उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आशा है कि आप इस पढ़ाए गए शिक्षण बिंदु पर का अध्ययन पुनः करेंगे। धन्यवाद।